आज हमारी असाइनमेंट है चार्ज, पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज, कि चार्ज है क्या और चार्ज के अज्जा क्या है और चार्ज बनाने का मकसद क्या है, चार्ज लगाने का मकसद क्या है। तो अब देखें कि चार्ज की जो डेफिनेशन है मीन्स वाली, मतलब कि जब डिफाइन किया जाता है लॉ को या किसी टर्म को, तो वो बात वही आएगी हमारी मीन्स में, डिनोट्स में और इंक्लूड में। लेकिन जो डेफिनेशन सीआरपीसी में दी गई है ये इंक्लूड वाली है, चार्ज मीन्स में नहीं दिया गया। इसलिए इस चार्ज की डेफिनेशन को समझना मेरे ख्याल में तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन समझ आ जाए तो बहुत ही आसान है। लेकिन उससे पहले हम चार्ज जो है मीन्स में जो डिफाइन किया गया है उसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो उसके मुताबिक चार्ज मीन्स स्पेसिफिक फार्मूलेशन। तो चार्ज का मतलब है कि ये खास किस्म का फार्मूला है। किस चीज का फार्मूला है? एक्यूजेशन और एलिगेशंस का, इल्जामात का एक फार्मूला है जो हम किसके खिलाफ बनाते हैं? अक्यूज पर्सन के खिलाफ। तो उसको हम क्या कहेंगे? चार्ज। अब चार्ज का मतलब आपके ऊपर बर्डन नहीं है, या मैं आपसे जी 50 रुपए चार्ज करता हूं, ये चीजें नहीं है। चार्ज एक फार्मूला है कि इस फार्मूले के तहत हम जो है अक्यूज को सजा देंगे। और जो चार्ज का मेन मकसद है पता है क्या है? सिर्फ ओनली वन मकसद है चार्ज बनाने का, और वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक ही काम जो है कोर्ट को बतानी पड़ती है अक्यूज को कि नोटिस टू अक्यूज्ड इन विच ही इज अलेज्ड फॉर ऑफेंस, कि नोटिस देना अक्यूज को कि तुम्हारे खिलाफ क्या इल्जामात हैं, बस। नहीं तो फिर नवाज शरीफ वाली बात आ जाएगी कि मुझे क्यों निकाला, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्यों निकाला। तो चार्ज इसलिए लगाया जाता है कि जिसको हमने सजा देनी है या बरी करना है तो उसको पता तो हो कि मेरे खिलाफ क्या इल्जामात हैं, कि बाद में सजा दें वो कहे नवाज शरीफ वाला कि मुझे सजाए मौत क्यों दी, मुझे क्या पता 302 होता क्या है। तो एक ही पर्पस है कि नोटिस देना अक्यूज को। चार्ज का मकसद यही है कि अक्यूज को नोटिस हो जाए, उसको पता चल जाए कि तुम्हारे ऊपर इल्जामात क्या हैं और ये फार्मूला आपके खिलाफ फिट है। अब आप इसके खिलाफ डिफेंस दो, आप अपना दिफा दो। क्या दिफा दे सकते हो? तो ये था मीन्स वाली डेफिनेशन। अब आ जाए इंक्लूड वाली जो बेसिक लॉ में दी हुई है 4C में चार्ज। अब आपको ये तो पता चल गया ना कि चार्ज एक फार्मूला है जो हम अक्यूज के खिलाफ इल्जामात की बुछार डाल देते हैं, और एक प्रोसीजर है। और फार्मूला जो दिया हुआ है वो 121 से लेकर 221 से लेकर 239 41 तक जाता है। ये सारा फार्मूला इन सेक्शनों में फिट है। उसमें क्लियर दिखा हुआ है अमेंडमेंट ऑफ चार्ज में तरमीम कैसे करनी है। एक जुर्म किया है और चार्ज फ्रेम नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर एक जुर्म में चार्ज फ्रेम हुआ है और वो जुर्म प्रूव हुआ जिसका चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, उसका क्या होगा? क्या जिस ऑफेंस का चार्ज फ्रेम नहीं हुआ उसको कोर्ट सजा दे सकती है? तो ये फार्मूला एक फिट किया हुआ है इसमें 221 से लेके 239 41 तक। तो हमारा जो आज की असाइनमेंट है, बेसिक असाइनमेंट है, वो है पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज, डेफिनेशन ऑफ चार्ज एंड पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज। तो मीन्स में समझ आ गई। अब आ गई हमारी इंक्लूड वाली डेफिनेशन कि चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज
अब देखें इसमें उसने चार्ज को डिफाइन नहीं किया, कहते हैं कि चार्ज में शामिल है एनी कोई भी हेड जो है चार्ज का, व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन वन, कि जब चार्ज में एक से ज्यादा हेड हो। फर्ज करें अब एक बंदा जो है किसी के घर में दाखिल हो गया, 452 लगा, एक ऑफेंस क्रिएट हो गया, एक हेड बन गया। फिर जाके घर में दाखिल होके किसी लड़की का रेप कर दिया, 376 में हेड आउट हो गया, दूसरा हेड बन गया। फिर रेप करने के बाद उस लड़की का गला भी काट दिया, कत्ल भी कर दिया। एक ट्रांजैक्शन में 3 ऑफेंस मेड आउट हो गए। तो अब एलिगेशन पर लगे उसके 452, 376, 302। अगर एक चार्ज होता तो एक ही हेड था, जब ऑफेंस ज्यादा थे तो उसने कहा कि चार्ज जो है उसमें शामिल है हेड ऑफ चार्ज, हेड ऑफ चार्ज भी शामिल होगा। और जब ये कब शामिल होगा, जब चार्ज जो है मोर देन एक से ज्यादा हो। तो अब हेड हमारा 302 हो गया, सब हेड हमारा 376 हो गया, फिर सब हेड हमारा 452 हो गया। और आखिर में कत्ल करने के बाद जाते जाते उसके गले से सोने का हार भी लेता गया। तो रॉबरी विद मर्डर हो जाएगा। रॉबरी होगी, थेफ्ट होगी। थेफ्ट तो नहीं होगी, थेफ्ट तो दोस्त वो सिचुएशन है कि बगैर पूछे किसी के चीज लेके निकल जाए। बंदा तो मर गया, तो उसे तो नहीं पता ना। नहीं, उसने मर्डर करके निकाला ना, उसे सामने हुआ है। तो अब देखें जब चोरी में फोर्स और थ्रेट का एलिमेंट शामिल हो जाए तो वो चोरी चोरी नहीं रहती, रॉबरी बन जाती है। और रॉबरी में जब 5 बंदे शामिल हो जाए वही रॉबरी डकैती बन जाती है। तो डकैती भी चोरी, रॉबरी भी चोरी। बेसिक जो है वो इकाई जो है डकैती रॉबरी की इकाई चोरी है, थेफ्ट है। वो डकैती और रॉबरी जो है ये एग्रावेटेड फॉर्म है थेफ्ट की। जब वो पढ़ेंगे, पढ़ चुके बीपीसी में पढ़ चुके। तो अब देखें उसने कहा कि चार्ज में शामिल है एनी हेड ऑफ चार्ज, चार्ज का कोई भी हेड है वो भी शामिल है। ये कब शामिल होते हैं, जब मोर देन 1 हेड हो। समझ आ गई? अगर एक होगा तो एक ही है। तो वो कहता है कि हेड को बंदा साइड पे ना ले ले, उसके वो ले लें तो ऐसा नहीं होगा, हेड भी चार्ज में शामिल होगा। अब आ जाए, एक ही एफआईआर में सब कुछ आ जाएगा, अकेले अकेले नहीं होगी उसकी। वैसे तो बेसिक कानून कहता है कि हर ऑफेंस के लिए अलहदा चार्ज हो, और अलहदा चार्ज होने के बाद अलहदा ट्रायल भी अलहदा हो। 3 ट्रायल चलाएंगे अगर ऐसे, लेकिन फिर उसमें से ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस की असाइनमेंट आ जाती है, उसमें हम ज्वाइंट कर सकते हैं, जो कुछ चीज़ें इसको आ जाती हैं। तो अब देखें हमने ऑब्जेक्ट देखा चार्ज का। ऑब्जेक्ट क्या था, नोटिस देना। अब देखिए किन किन तरीकों से हम चार्ज फ्रेम भी करेंगे और अक्यूज को बताएंगे भी सही। पहला देखें 221 चार्ज टू स्टेट ऑफेंस, के चार्ज जो है वो ऑफेंस को बयान करता है। एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट ऑफ द ऑफेंस विद विच द अक्यूज इज चार्ज, जिसमें अक्यूज को चार्ज किया गया है उस चार्ज में ऑफेंस का नाम देंगे, ऑफेंस को बयान किया जाएगा। नंबर 2 स्पेसिफिक नेम ऑफ ऑफेंस सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन, तो ऑफेंस का नाम भी होगा। वो कहते हैं जी एक बंदा घर में दाखिल हुआ और चोरी करके भाग गया, चोरी तो लफ्ज मेरा आ गया, ये तो मिसाल ही क्लियर हो गई। एक बंदा घर में दाखिल हो गया और मोबाइल उठा के चला गया। अब कहते हैं यार क्या बनता है, एलिगेशन है, जुर्म बनता है, पता नहीं क्या है। तो सीधी बात है, चोरी करके गया। अगर नाइट में दाखिल हुआ तो 457 लगेगा, अगर दिन में दाखिल हुआ 452 लगेगा।
तो आखिर जो इल्जामात हैं, उस इल्जामात में जो ऑफेंस बनता है उसका कोई नाम तो है ना, वो लिखेंगे। फिर कहता है हाउ स्टेटेड वेयर ऑफेंस हैज नो स्पेसिफिक नेम, उसने ऐसा जुर्म किया जिसका कोई खास नेम नहीं है लेकिन है जुर्म। तो जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि उस ऑफेंस का कोई स्पेसिफिक नाम ना हो, तो उस ऑफेंस की डिस्क्रिप्शन लिख दें आप कि इतने बजे घर में दाखिल हुआ, फलां चीज पे फलां चीजें नुकसान करके चला गया। दाखिल होने की सूरत में तो 452 दिन में लगे। अब वो मतलब कि कोई ऐसा जुर्म किया जिससे, क्योंकि जब हर्ट केसेस हैं तो हर्ट को तकसीम किया हुआ है, जो हमारी बॉडी है ना 3 चीजों में तकसीम की हुई है, हेड, ट्रंक और हमारे लिम्स। हेड पे चोट आई है तो अलग, सज्जा अगर ट्रंक पे चोट आई है तो अलग, लिम्स पे चोट आई है तो अलग जुर्म बनते हैं। इनको फिर 300 तकसीम किया गया। मजीद वो तो क्लियर हुआ ना, लेकिन फिर उन्होंने 337L बनाया हुआ है। अदर है वो कहते हैं कि हर्ट की जो है 5 किस्में हैं, इतलाफ उज़ू, इतलाफ सलाहियत उज़ू, शज्जात, जुर, और जो इन सारों में ऐसी इंजरी काज की गई जो इन चारों की डेफिनेशन में नहीं आती, तो फिर उसको बरी कर देंगे हम। नहीं। तो उसके लिए उसका इलाज उसने रखा 337L 1 और 2। तो उसने कहा अगर कोई जुर्म ना बना तो ये तो बनता है अदर काइंड्स ऑफ इंजरी, जो इन सज्जा, जुर और इतलाफ यज़ू और इतलाफ सलाहियत वज़ू की डेफिनेशन में नहीं आती, तो उसमें डाल देंगे। तो इस तरीके से वो कहता है कि अगर कोई जुर्म का खास नाम नहीं है, जो L2 वाली इंजरी है, तो फिर हम सीधा क्या करेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। फिर कहता है कि व्हाट इंप्लाइड इन चार्ज, ये बात समझने वाली है जो हर बंदा छोड़ जाता है इसको। अब इंप्लाइड कहते हैं मख्फी को, मानवी। देखिए कानून में सिचुएशन 3 किस्म की हैं, ज़हन में रख लें। एक्सप्रेस, इंप्लाइड, कंस्ट्रक्टिव। एक्सप्रेस होता है लिख के करना, बोल के कह देना आई लव यू, फलां हो गया, फलां हो गया, या मैं इकरार करता हूं कि मैंने फलां प्लेट फलां लिख दी है, लिख के या बोल के। एक होता है इंप्लाइड बाय कंडक्ट, एक बंदा मुआहदा किया नहीं है, प्लाट पे जाके बैठ गया, कब वहां पे आ जा रहा है, मालिक भी कुछ नहीं कह रहा, तो ऊपर वाले क्या समझेंगे, मुआहदा है इनके दरमियान, जो गो जबानी से शक्ल में नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो उसी में आ जाएगा। एक सिचुएशन कंस्ट्रक्टिव, इसको कहते हैं तमीरी। मेरा प्लाट पड़ा हुआ है, सादे के बाद में बैठा, मैं यहां पे हूं, तो सबको पता है ये प्लाट किसका है, मैक्सी साहब का, तो कोई उसमें दाखिल नहीं होगा, मैंने वहां पे गन रखी हुई है, मैंने वहां पे वो लिखे हुए हैं। तो कंस्ट्रक्टिव लोग ख्याल ये करते हैं, ये तमीर कंस्ट्रक्शन जो बनती है लॉ में, कंस्ट्रक्शन का मतलब वो तमीर नहीं है, सिचुएशन को समझने के लिए, तो वो फिर उसका समझ लोग उसमें दाखिल नहीं होंगे। तो इसीलिए ये इंप्लाइड का मतलब होता है कि मानवी, बाय कंडक्ट। अब इसमें क्या चीज, चार्ज में एक चीज छुपी हुई है, तो कहता है द फैक्ट दैट, फैक्ट ये है कि द चार्ज इज मेड इज इक्विवेलेंट टू अ स्टेटमेंट। कहता है कि चार्ज जब भी लगाएं या जब भी बनाएं, स्टेटमेंट के मसावी हो। अब स्टेटमेंट किसका, 2 स्टेटमेंट होंगे, 164 154 का बयान FIR और 161 के बयानात हो गए, और दूसरा हमारा इस्तगासा जो हम मजिस्ट्रेट को करते हैं। तो जो बयान वो लिखवाएगा, उस बयान के मुताबिक जो एलिगेशन बनते हैं उसके मुताबिक जुर्म लगना चाहिए। तो अब देखें कि द फैक्ट दैट द चार्ज इज मेड इज इक्विवेलेंट टू अ स्टेटमेंट दैट एवरी लीगल कंडीशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो हर जो
ला की कानूनी शर्त यही रिक्वायर करती है, ला की शर्त ये रिक्वायर करती है कि चार्ज जब भी बनाएं बयान के मुताबिक बनाएंगे। टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस, जिसमें ऑफेंस बनता है। अब बयान लिखा, उस बयान में जो इल्जामात लगे उसके मुताबिक ऑफेंस बनता है। तो वो कहते हैं कि जब भी चार्ज फ्रेम करें तो बयानात को पढ़ के उसके मुताबिक लगाएं। वाज फुलफिल्ड, ये शर्त पूरी होनी चाहिए हर हाल में। ये ना हो कि मुस्तकीस बयान में कुछ लिखाता है, आगे चार्ज कुछ फ्रेम हुआ पड़े। इन द पर्टिकुलर केस, एक खास केस में, हर खास केस में आप जो चार्ज फ्रेम करेंगे वो किस तरीके से करेंगे? मुस्तकीस के बयान के। मतलब पुलिस अपनी मर्जी से लगाती है, हम चैलेंज कर सकते हैं कि इन्होंने वो जुर्म सही नहीं लगा, हम मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देते हैं, उसी वक्त वो ऐड हो जाता है। इजाद करवाने वाली एप्लीकेशन इसी के लिए होती है। लैंग्वेज ऑफ चार्ज, तो सीधी बात है, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट है, इंग्लिश में होगा। नहीं, इसका मतलब सर वो पुलिस लगा नहीं रही होती, हम इधर से लगवा सकते हैं। बिल्कुल लगवा सकते हैं दोस्त, इजीली लग जाता है, बिल्कुल इजीली, अगर सही फैक्ट के स्टेटमेंट के ऊपर छोड़ दिया। अगर आप एविडेंस अच्छी पेश करेंगे तो जज को सेटिस्फाई करने की सलाहियत रखते हैं तो आप लगवा सकते हैं चार्ज, नो इशू। क्योंकि हमारा एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट जो रिमांड होता है ये एग्जेक्टिव ऑर्डर होती है। इसको भी आप रिमांड के वक्त भी एप्लीकेशन दें, ये जुर्म लगता है इसने नहीं लगाया, और इसको फिर इन्वेस्टिगेट करें, रिमांड दें इसी बात के ऊपर। प्रीवियस कन्विक्शन व्हेन टू बी सेट आउट, कहते हैं जब चार्ज फ्रेम हो, अगर वो हम लिखते हैं ना साहब का सजा याफ्ता और रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है, तो अगर आपको आपके जुर्म में आपके मुस्तगीस हैं तो उसमें अगर वो साहब का सजा याफ्ता है तो चार्ज फ्रेम करते हुए ये भी दें उनको कि देखें ये रिकॉर्ड है, ये साहब का सजा याफ्ता है। फिर कहता है 222 में पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, तो आप वकुए का नाम, वकुए का टाइम लिखेंगे, वकुए की जगह लिखेंगे, जिसके खिलाफ जुर्म है उन बंदों के नाम लिखिए। ये चार्ज में लिखा होना चाहिए। अब क्लास 2 जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि when the accused is charged with criminal breach of trust or dishonest misappropriation of property। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हमारा जो है ये कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का होता है कि मैं जाता हूं अमानतन तौर चीज रखता हूं, 5 लाख आगे गबन कर गया। जो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, ये मैंने बाल पेंट दी, इसने उठा के इस्तेमाल कर ली, अपने इस्तेमाल में ले आया। घड़ी रास्ते में पड़ी हुई, मैंने उठा के देखा यार ये तो मेरे हाथ में सजती है, मुझे ये पता है कि ये घड़ी मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको अपने इस्तेमाल में ले आया। उसको कहते हैं डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो कहते हैं हाँ, इसको गबन कहते हैं उर्दू में। It shall be sufficient to specify the gross sum in respect of which the offence is alleged to have been committed। तो अगर इस किस्म का चार्ज फ्रेम करेंगे तो आप बड़ी ग्रास सम लिखेंगे कि इसने मेरा 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख जो बनता है। And the dates between which the offence is alleged to have been committed without specifying particular items or exact date, and the charge so framed shall be deemed to be charge of one offence within the meaning of section 234। अब उसने मेरे साथ फरवरी में गबन कर लिया 2 लाख का, फिर जनवरी में मार्च में 3 लाख का किया, फिर सीरीज मान गई। तो मैंने क्या करना है कि 1 साल के अंदर अंदर 1 जुलाई फरवरी से लेकर 1 दिसंबर तक जितने उसने गबन किए हैं एक ग्रास सम टोटल करके लिख दूंगा। उसकी एग्जैक्ट डेटें लिखने की जरूरत नहीं है कि इसने फरवरी में भी किया, मार्च अप्रैल में भी किया प्लान। तो 30 लाख का गबन हुआ 1 साल से अंदर अंदर, 1 जनवरी से लेकर 1 दिसंबर। इसमें जो लोग कहते हैं आपके पास चेक नहीं, कोई सबूत नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, यानी वो तो प्रूव करने की बात है, वो ट्रायल की बात है। अभी हम चार्ज फ्रेम कर रहे हैं, यानी हम कर सकते हैं उसके खिलाफ ये पिटीशन। किस चीज की पिटीशन? मतलब वो कहते हैं ना आपके पास किसी ने पैसे लेके खा लिए हैं तो आपके पास कोई है नहीं। जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो आगे पर्चा ही नहीं होगा। देखिए आप वकुआ की बाबत बताएंगे तो वकुए के निशानात तो हो ना,
तो आगे से एसएचओ कहेगा भाई तेरे खिलाफ कोई जुर्म का एलिमेंट नहीं बनता, दफा हो जाए यहाँ से। जब हर चीज प्रॉपर हो, आपके पास बुक हो, आपके पास खाते की दुकान है, खाते की मेंटेनेबिलिटी है, फहमीद हिसाब वाले दावे किस लिए होते हैं? इन्हीं चीज़ों को क्लियर करने के लिए। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्त, वो तो जब आएगा तो फिर वो तो एविडेंस की बात है। जब आप वो बताना चाह रहे हैं कि जब केस आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो और मिस एप्रोप्रिएशन हो तो उसमें 4 फ्रेम कैसे करेंगे? तो वो कहता है 4 फ्रेम करते वक्त आप सिर्फ क्रॉस सम लिखेंगे, हर डेट नहीं लिखेंगे। समझने वाली बात ये समझ आई ना? तो यही बात उसने शर्त देखें, provided that the time included between the first and last of such date shall not exceed 1 year। 1 साल से ज्यादा पहली डेट और दूसरी डेट जो वो आखिरी गबन और पहला गबन मिलाएं तो 1 साल का बने। अगर 1 साल से ज्यादा है तो फिर उसके लिए अलग FIR होगी, अलग पंडोरा खुलेगा। समझ आ रही है? आगे बात 223 वाली, when manner of committing offense must be stated। तो कहते हैं कब आप जुर्म लिख जैसे हुआ है उस तरीके से कब लिखना पड़ेगा कि जिस तरीके से उसने जुर्म की है वो तरीका पूरा चार्ज में लिखेंगे। कहता है कब लिखना पड़ता है? वो नवाज शरीफ वाला केस है। कहता है when the nature of the case is such that the particular mentioned in section 221 222, ये 221 और 222 उसने पर्टिकुलर्स बताए चार्ज फ्रेम करने के। तो कहते हैं do not give the accused sufficient notice of the matter with which he is charged। हमने 221 की तमाम बातें चार्ज में लिखी, 222 की तमाम बातें चार्ज में लिखी। अक्यूज फिर भी कहता है मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे खिलाफ इल्जामात क्या है। वही नवाज शरीफ की तरह निकला, कहता मुझे क्यों निकाला? तो समझ नहीं आई मुझे कि मेरे खिलाफ एलिगेशन क्या है। तो ये आखिरी हरबा है उसके खिलाफ कि डू नॉट गिव द अक्यूज्ड सफिशिएंट नोटिस ऑफ द मैटर विद व्हिच ही इज चार्ज। तो फिर क्या करेंगे? द चार्ज शैल आल्सो कंटेन सच पर्टिकुलर्स ऑफ द मैनर इन व्हिच द अलेज्ड ऑफेंस वाज कमिटेड एज वेल बी सफिशिएंट फॉर दैट पर्पस। इस मकसद के लिए काफी होगा कि जिस तरीके से उसने जुर्म किया है वो तरीका ही पूरा लिख दे। तो अब कहेंगे कि अब तुझे पता चलेगा कि तूने इस तरीके से घर में दाखिल हुआ, फलां को मारा, फलां को मारा और फिर तू चला गया, फलां टाइम था, फलां डेट थी, फलां विटनेस थे, फलां लोग थे। तो वो फिर कहेगा कि अच्छा ये बात थी मेरे खिलाफ। तो हमने जब 121 और 122 221 222 और 223 की पूरी सरतोड़ कोशिश करके चार्ज फ्रेम किया, अक्यूज कहता है फिर भी मुझे पता नहीं चला। तो जब ये बात कहता है तो फिर अगला 223 वाली आखिरी हरबा कहता है जिस तरीके से इसने जुर्म किया सारा लिख डालो, चार्ज खत्म हो गया।